हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करता हूं पार्ट नंबर 25। टॉपिक रहेगा जनरल साइंस। जनरल साइंस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के ड्यूरिंग। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहना है। पीडीएफ और क्यूज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लें, चैनल का नेम सर्च करके। लेट्स गियर अप। उससे पहले क्वेश्चन है आपके समक्ष, विच टिश्यू और टिश्यूज ऑफ ह्यूमन डज और डू नॉट टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मानव शरीर का वह कौन सा ऊतक है जो शरीर से रक्त नहीं लेता है। देखते हैं आपका जनरल साइंस कितना स्ट्रांग है, बताइए। और ये भी बताता हूँ कि वहाँ पे दो, इसका आंसर दो होगा, कोई एक टिश्यू नहीं है, दो टिश्यू है। तो बताइए कि दोनों टिश्यू कौन सा है जो शरीर से ब्लड नहीं लेता है। क्वेश्चन आपका ये है, वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वेयर इज गैस्ट्रिक जूस मिक्सेस विद द ईटेन फूड। जो आप लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन में जठर रस जो है कहाँ पर मिलता है, आपको बताना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, माउथ या फिर लिवर। तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे भी जो है आप लोग सही कर सकते हैं। जठर रस आखिर निकलता कहाँ पे है, तो जठर रस जो है आपको देखने को मिलेगा स्टोमक में, यानी कि पेट में निकलता है, तो वहाँ पे है मिक्स कर जाएगा। यह जठर रस होता क्या है और काम क्या करता है। जठर रस का तो फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिएगा, EHCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग इसको बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, 1.2 मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1.2 इसका पीएच मान होता है। बाकी अगर इसके बारे में बात करें तो काम करता है, जैसे कि अगर कोई फूड वगैरह आप लोग लेते हैं तो उसके अलोंग विथ फूड अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई हार्मफुल सब्सटेंस चला जाता है तो उसको जो है किल करने के लिए यह काम करता है। ओके, और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी बनाता है, ताकि और ज़रा सारा जो एंजाइम वगैरह आता है उसको फंक्शन करने में आसानी हो सके। तो बहुत सारा काम वगैरह होता है। तो ये एक जठर रस के बारे में था। स्टोमक से यह निकलता है। पेट का शेप कैसा होता है, जे टाइप का होता है। देखें आप लोग। चलिए, माउथ वगैरह में आप पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, याद रखें। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो एलिमेंट्री कैनल आप लोग देखते हैं, यानी कि जो आप लोग का पाचन तंत्र है उसका सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका लेंथ आप लोग देखिएगा, नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन लगभग 20 फीट इसका लेंथ होता है। 20 फीट करने का मतलब हो जाएगा आपका 6 से 7 मीटर वगैरह, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका नाम तो लार्ज है, लेकिन वह जो होता है छोटा होता है, 1.5 से कह सकते हैं 2 मीटर तक होता है। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीवर इसका हिंदी आप लोग यकृत बोलते हैं। आपका बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वह लीवर है। लगभग इसका वेट 1.5 kg होता है ना। चलिए, और ये क्या करता है, यह बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और बाइल जूस कहाँ पे स्टोर रहता है, वह गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो सारे कुछ चीज़ याद रखें। आंसर इसका बी हो गया। पीएच वैल्यू इसका 1.2 होता है, इसका नाम HCl है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक डुओडेनम सी शेप्ड का एक पार्ट है, जो कि किस ऑर्गन का पार्ट है आपको बताना है। डुओडेनम एक पार्ट है, एक अंग है आपके शरीर का। तो आपको बताइए कि वह किसका जो है पार्ट है, ब्रेन का, द स्मॉल इंटेस्टाइन का, किडनी का या फिर हार्ट का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह छोटी आंत का यह पार्ट है। छोटी आंत देखिएगा 3 भाग में बटा होता है। अभी फिगर दिखाता हूँ। जैसे छोटी आंत देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वाइल्ड आपको दिख रहा होगा इस तरह का, यहाँ पे छोटी आंत है, तो उसका 3 पार्ट देख लीजिएगा। डुओडेनम लिखा हुआ है, उसके बाद जेजुनम लिखा हुआ है, फिर इलियम लिखा हुआ है। तो ये सारे 3 पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्जेस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। 20 फीट इसका लेंथ होता है। अगर मीटर में आंसर पूछेंगे तो लगभग 6 से 7 मीटर आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये सारा पार्ट होता है, तो देख लिया जाए। एक क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ये भी पूछते हैं कि जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो भोजन का पूर्ण पाचन में ही होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा एक फिंगर जैसा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है ना एक तरह का, तो इसको ना वहाँ पे विलाई बोलते हैं, VILLI ना। तो आपसे कभी पूछ दें कि फिंगर जैसा जो प्रोजेक्शन वगैरह होता है, जो कि भोजन से जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको विलाई के नाम से जानते हैं, VILLI। ओके, इसको याद रखें। तो ये सारे कुछ हो गए। किडनी वगैरह से जानते होंगे, हार्ट वगैरह। चलिए, हार्ट ब्लड पंप करता है, किडनी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ब्रेन तो आप लोग जानते होंगे, सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम ब्रेन का ही है। क्वेश्चन 3, नार्कोटिक ड्रग्स सच एज भांग, गांजा एंड चरस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बोला जा रहा है कि कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जैसे कि भांग, गांजा और चरस, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं पॉपी सीड यानी कि खसखस। गांव वाले रीजन में इसको देखिएगा, या देहात वाले रीजन में बोले तो इसको पोस्ता भी कहा जाता है, तो आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। अर्गट फंगस है यानी कि अर्गट कवक,
हेम प्लांट यानी कि गांजे का पौधा, या फिर कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी, और हिंदी में इसको कॉफ़ी को कहवा भी बोलते हैं, नॉर्मली आप लोग कॉफ़ी भी यूज करते हैं। तो जो देख रहे हैं आप लोग भांग, गांजा और चरस, वह गांजे के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, हेम प्लांट। यह गांजे के पौधे के नाम से ही इसका नाम गांजा पड़ गया है ना। तो भांग, गांजा और चरस, यही भांग वगैरह आप लोग जो आप लोग शिव जी पर चढ़ाते हैं अभी सावन में पूरी धूमधाम से। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, तो देख लीजिएगा इसको। बाकी सबका सेवन बिल्कुल ही आपको नहीं करना है, आप लोग डायरेक्टली आप लोग इसको पीते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये आपको पी जाता है। फोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज लोकेटेड, बताना है कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वह कहाँ पे स्थित है, नागपुर, जयपुर, कानपुर या मिर्जापुर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर जो आप लोग का पिंक सिटी है वहीं पे जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिएगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है यह आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा, अच्छा इसका फुल फॉर्म आपका होता है, आयुष का फुल फॉर्म होता है, आयुर्वेदा होता है, वायु से यूनानी होता है, सिंधा और फिर होम्योपैथी ना, इसका फुल फॉर्म भी होता है। नागपुर को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देख लीजिएगा, नीरी इसको नाम है ना, नीरी। इसे आप लोग कितनी बार भर के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूछते भी आपसे। इसका स्थापना देखिएगा, नीरी के बारे में बात कर रहा हूँ, 1958 में इसको स्थापना किया गया था ना, उसी समय जिस समय DRDO की स्थापना किया गया था, और नासा का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। तो कनेक्टेड चीज़ें सारा, तो मैं सोचा कि एक ही साथ बता दूँ। चलिए, हो गया आंसर। कानपुर में सबसे ज़्यादा लेदर वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, चलिए, कानपुर सिटी सबसे ज़्यादा लेदर के लिए फेमस है, बाकी जो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका चेन्नई में है। क्वेश्चन 5, विच एंजाइम इज नॉट करेक्टली मैच, कुछ एंजाइम देखने को मिल रहा है और आपको बताना है कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा कौन एंजाइम डालना यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे डाल दूंगा PDF में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है, एंजाइम को आप लोग बोलते हैं जैव उत्प्रेरक ना, अगर बोले जाए एंजाइम वगैरह को तो उसको जैव उत्प्रेरक नाम से जानते हैं, तो सम्मिलित नहीं है। माल्टेज, एमाइलेज जो है से कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन यानी कि उसके पाचन में। ट्रिप्सिन और जो एक आपको देखने को मिल रहा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, वह प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। लाइपेज जो है से स्टार्च के डाइजेशन में काम आता है, और जो एमाइलेज होता है वह शुगर के डाइजेशन में काम आता है। कौन जो है से इसमें गलत है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लाइपेज स्टार्च के पाचन नहीं, लाइपेज जो है से आपको फैट्स के पाचन में कार्य करता है, फैट्स यानी कि वसा। ओके, तो याद होगा जब लाइपेज एंजाइम दिया जाता है, जो फैट होता है उसका जो पाचन होता है तो फैटी एसिड्स क्या होता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यही ग्लिसरॉल है जो कि सपोनिफिकेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट भी है। इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, CH2OH होता है, CHOH और अगेन CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। ओके, चलिए, आंसर इसका सी होगा। बाकी अच्छे से ध्यान से देख ले, माल्टेज और एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम करता है। ट्रिप्सिन, अगर ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ना पूछें, लेकिन ट्रिप्सिन तो पूछते हैं आपसे कि ट्रिप्सिन ऐसे प्रोटीन को आपको देखने को मिलता है, उसको पचाने में कार्य करता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है उसको। और लाइपेज स्टार्च को कैसे कन्वर्ट कर देता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और एमाइलेज जो होता है शुगर को पचाने में कार्य करता है। ओके, चलिए, आंसर इसका सी हो चुका है, ध्यान से देख लें। अच्छा, यहाँ पे चर्चा भी करता हूँ क्योंकि सीजल का गारंटी नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि जब कैटालिस्ट इतना यूज करते हैं आप लोग, या फिर एंजाइम बोल सकते हैं, तो वह होता क्या है। तो यहाँ से ध्यान समझिए कि एंजाइम जो होता है वह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। बायोलॉजिकल जो कैटालिस्ट होता है उसको आप लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब आप टर्म समझिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट वे सारे कुछ सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज भी करते हैं कभी कभी, वो तो उसको आप लोग कैटलिस्ट के नाम से नहीं जानते हैं, उसको दूसरा नाम होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है। तो उस तरह का जो अगर कोई बायोलॉजिकली कार्य करता है तो उसको आप लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। और वो बॉडी में एंजाइम जो होता है ऐसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जैसा कार्य करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भाग नहीं लेता, उसकी जो दर होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो समझ लीजिएगा कि उस तरह की चीज़ को आप लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलेंगे बॉडी में। बाकी कैटलिस्ट क्या होता है आप लोग समझे होंगे, बहुत सारा कैटलिस्ट यूज करते होंगे आप लोग। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया भी था कि जो यूज होता है आप लोग का हार्बर प्रोसेस में जो यूज होता है वहाँ पे आप लोग निकल या पैलेडियम यूज करते हैं कैटलिस्ट। ओके, निकल या पैलेडियम यूज करते हैं हार्बर प्रोसेस में, याद है, जो आप लोग अमोनिया बनाने का विधि है।
तो आंसर तो सी हो चुका है। चलते हैं, ध्यान रखिएगा सारा चीज़ डिस्कस किया। विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल को आप लोग को ध्यान से देख लेना है, कौन कौन चीज़ एब्सेंट या प्रेजेंट होता है। इसे ना क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस या फिर सेल वाल। तो यहाँ पे सेल वाल जो होता है से एनिमल में नहीं होता है या सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लें। सेल वाल जो होता है से आप लोग को प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, न कि एनिमल सेल में। एनिमल सेल को आप लोग को प्लांट सेल वाल की आवश्यकता नहीं होता है। ये सेल वाल देखिएगा तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि प्लांट वगैरह आप लोग बताया था कि ये सब प्लांट वगैरह होता है, तो चारों इसका जो सेल वगैरह है तो उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। प्लस में आप लोग हीट वगैरह देखिएगा या फिर कोल्ड वगैरह से भी सेल वाल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स वगैरह को। इन जो इंटरनल जो इसका आप लोग बोल सकते हैं जितना भी अगर टिश्यू या ऑर्गन वगैरह होगा उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है सेल वाल। ओके, चलिए, देहात में इसको ना बोकला बोलते हैं, ठीक है, बोकला बोल सकते हैं या फिर इसको अंग्रेजी में बार्क बोला जाता है, BARK ना, या इसको छाल भी बोलते हैं। आप लोग अगर जो जानते होंगे हिंदी में उसको छाल बोलते हैं, देहात में इसको बोकला बोला जाता है। सेल वाल हो गया। बाकी कुछ पॉइंट्स और देख लें यहाँ पे, जो लाइसोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स होता है और एक सीलिया होता है। ये तीनों जैसे एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, इसको याद रखिएगा। लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और सीलिया, ऑल दिस थ्री आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, इसको आप लोग याद रखें। बाकी देख लीजिए, लाइसोसोम होता है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं ना, क्योंकि लाइसोसोम लोगों को पता होगा इसमें बहुत सारा जो टूटे फूटे मटेरियल्स होते हैं उसका पाचन वहाँ पे होता है। तो कभी कभी क्या करता है कि जो वोर्न आउट टिश्यू जो होता है वो खुद का सेल को खा जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं या बोल सकते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ओके, चलिए, आंसर इज डी, सेल वाल। और राइबोसोम जो है से प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है ना, राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक जलीय जीव है जिसको में गिल्स नहीं होता है। ऑक्टोपस, स्क्विड, उसके बाद क्लॉन फिश या फिर व्हेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो व्हेल या फिर डॉल्फिन आप लोग देखते होंगे तो डॉल्फिन मछली है और इसके बाद व्हेल, तो इस सब में आप लोग को गिल्स देखने को नहीं मिलता है। ये सब के बाद आप लोग को लंग्स देखने को मिलता है। तो व्हेल और जो डॉल्फिन वगैरह है ना आप लोग को देखने को मिलता है उछल उछल कर बाहर आते हैं सांस लेने के लिए ना, इसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और व्हेल तो आप लोग को मैमल्स भी देखने को है ना, मैमल का एग्जाम्पल है एक। मैमल क्या करता है, मैमल जो होता है से अपने बेबी को बोर्न करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उनको आप लोग मैमल के नाम से जानते हैं। जैसे कि पूरा ह्यूमन बीइंग हो गया। उसके बाद आपको चमगादड़ देखने को मिलेगा। चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, जो चमगादड़ आप लोग देख रहे हैं, बैट्स अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। तो चमगादड़ जो होते हैं वह मैमल्स के एग्जाम्पल में आते हैं, ये इसको याद रख सकते हैं। ये भी अपने बेबीज को दूध पिलाते हैं, तो व्हेल भी पिलाते हैं, जिसको आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो इन लोग के पास क्या होता है, इन लोग के पास गिल्स होता है। देख लीजिएगा, कोई स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कुछ कुछ जीव है और उसका कौन ऑर्गन से इन लोग सांस लेता है, इसे भी क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलता है। ऑर्थम जिसको आप लोग हिंदी में केचुआ बोलते हैं, स्किन से लेता है सांस। व्हेल जो कि आपका आंसर भी हो गया, लंग से सांस लेती है इन लोग। स्पाइडर या फिर स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू होता है, उसका आपको बुक लंग्स होता है, उससे सांस लेते हैं इन लोग। कॉकरोच, ट्राके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉकरोच में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, ट्राकिया होता है। और मैं पहले भी इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। टैडपोल देखिए, मेंढक वगैरह, फिश वगैरह, और प्रॉन एक झींगा मछली होता है उस तरह का, तो गिल से सांस लेता है इन लोग। मेंढक वगैरह देख लीजिएगा, स्किन से भी सांस लेता है, लॉन्ग से भी, बकल कैविटी वगैरह से सांस ले सकता है इन लोग। जो एम्फीबियंस देखने को मिलता है, एम्फीबियंस मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रह सकता है, उसको एम्फीबियन बोलते हैं। मैमल्स और जो बर्ड्स वगैरह होता है सब लंग्स वगैरह से सांस लेते हैं। सब कुछ कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप लोग याद रख सकते हैं। व्हाट इज द डीबी फॉर विटामिन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डीबी आखिर क्या होता है। तो डीबी आप लोग को होता है डेली वैल्यू। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका बॉडी में अलग अलग आपको चीज़ की आवश्यकता होती है, तो विटामिन सी भी चाहिए। तो विटामिन सी का डेली अमाउंट आपको क्या चाहिए, डीबी मतलब होता है डेली वैल्यू ना, क्या होगा डीबी अगर पूछ दे कि फुल फॉर्म क्या है, डेली वैल्यू। देखिए जब जेसीसी का तैयारी कर रहे हैं ना, उसका सिलेबस थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ट्रूली स्पीकिंग तो सिलेबस आसान नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा हार्ड लेवल का जो है ना क्वेश्चन और अलग तरह का क्वेश्चन जो है से आपको कराया जाए, क्योंकि पास्ट ईयर का पेपर देखिएगा तो बहुत ही गजब गजब तरह का क्वेश्चन ना झारखंड में पूछा जाता है। जैसे जेपीएससी के एग्जाम्पल वगैरह आप लोग का सुने होंगे, ओके, कि उन लोग का सिलेबस पता भी नहीं चलता है। ओके, विकास दिव्य कीर्ति सर आप लोग क्या बता रहे थे कि उसका सिलेबस पता ही नहीं चलता है।
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। तो थोड़ा टफ लेवल का मैं आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ। सारा चेकआउट कर लीजिएगा ना, जितना भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है साइंस का या फिर कंप्यूटर का, खासकर साइंस का, कंप्यूटर का, ये सब ना लेक्चर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा सारा। तो आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएगा 90 मिलीग्राम। आंसर इसका हो जाएगा डेली वैल्यू जो चाहिए आपका विटामिन सी, उसको चाहिए आपको 90 मिलीग्राम, तो इतना चाहिए। बाकी कुछ कुछ पॉइंट जो डिस्कस कर देते हैं वन लाइनर में, आपसे अगर पूछ दें एग्जाम में, तो विटामिन सी को आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आप लोग जानते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, चलिए आज डिस्कस करें, तो आपको ना बहुत दिन हो गए तो आज डिस्कस कर देता हूँ। विटामिन ए को आप लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। जो बी होता है, यानी कि सिंपली अगर B1 बोले तो यह विटामिन ए थायमिन होता है। विटामिन सी को तो बता दिया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी को आप लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं आप लोग टोकोफेरॉल। और विटामिन के को बोलते हैं आप लोग फिलोक्यूनिन ना, फिलोक्यूनिन आप लोग नाम से इसको जानते हैं। तो ये सब याद रखें, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, उसके बाद होता है कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टोकोफेरॉल, उसके बाद फिलोक्यूनिन। तो ये सब कुछ कुछ नाम होता है इसका, विटामिन का सारा याद रखिएगा, डायरेक्ट भी आपसे पूछ देते हैं। बाकी विटामिन ए तो पता होगा, इसकी कमी से रतौंधी रोग वगैरह होता है। विटामिन बी वगैरह से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इसको आपको देखने को मिलेगा, जो इसको में विटामिन सी है ना, इसके अस्कर्वी होता है, जैसे ब्लड वगैरह आने लगता है घम्स वगैरह से, उसको अस्कर्वी एसिड बोलते हैं। डी वगैरह से अगर विटामिन डी वगैरह देखें, सूखा रोग वगैरह होने लगता है। विटामिन ई का अगर कमी हो जाता है ना, तो आप लोग का स्किन वगैरह जो होता है थोड़ा सूखा वगैरह पड़ने लगता है, तो उसमें बोलते हैं विटामिन ई से युक्त है। बहुत सारा क्रीम वगैरह प्रचार होता है, देखिएगा विटामिन ई से युक्त बोलेगा। फिलोक्यूनिन वगैरह विटामिन के का कमी हो जाता है, तो वहाँ से रक्त का थक्का वगैरह जो है से थोड़ा नहीं जमता है ना, विटामिन के। चलिए आज रक्त का थक्का जमने से भी एक क्वेश्चन है, वहाँ पे आप लोग देखिए कंफ्यूज करते हैं कि नहीं, आप लोग देखता हूँ। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। विटामिन सी जो है एलोंग विथ विटामिन बी इज सोल्यूबल इन वाटर, तो सब वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जाम्पल है ना, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये देखिएगा कौन कौन, विटामिन बी और सी। बाकी जो बचेगा उसको आप लोग फैट सोल्यूबल लगा लीजिएगा। यानी कि बचा कौन, बचा है दो ही कहाँ से अभी बचा, ए डी ई और के। क्या बचा, ए डी ई के, ये सब आपको फैट देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ए डी ई और चारों मिल गया तो फैट हो गया, याद रखिएगा। और बी और सी मिलकर ये ऐसे आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ये देखिए इसी क्वेश्चन आपको दे देते हैं ना कि कौन सा फैट सोल्यूबल है या कौन सा वाटर सोल्यूबल है। याद रखिएगा बी और सी सिर्फ वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी फैट सोल्यूबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। आप लोग इन्वायरमेंट का पार्ट वगैरह तो पढ़े होंगे, तो उसमें दो कंपोनेंट आता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। तो आपको इन्वायरमेंट का अजैव घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताना है। कौन है, वाटर, मतलब नहीं है पूछा आपसे, वाटर, सनलाइट, सॉइल या फिर ग्रीन प्लांट्स। तो जिसमें जान वगैरह नहीं होता है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन, थोड़ा सा अगर वर्ड्स को आप लोग क्लियर होगा अबायोटिक और बायोटिक, तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं वे सारे क्या होते हैं, वे सारे जो है उनमें जान होता है, यानी कि वो लोग बायोटिक कंपोनेंट होता है, अबायोटिक कंपोनेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो आप लोग ग्रीन प्लांट देखने को मिलता है वैसा क्या होता है, वैसा आपको प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, याद रखिएगा प्रोड्यूसर्स। और हम लोग क्या है, हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, याद रखिएगा। प्रोड्यूसर्स उन लोग होता है, हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उन लोग प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता है, भोजन तो बनाता है लेकिन उसका भोजन को जो बनाता है वो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर है, उन लोग प्रोड्यूसर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको पूछ देंगे। देखिए एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन जो है ना तो हार्ड पूछ जाते हैं, नहीं सब क्वेश्चन इजी पूछ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ना इजी पूछे जाएंगे और जो है सो कुछ क्वेश्चन हार्ड ही पूछेंगे। ज़्यादा किस्मत खराब रहेगा तो सारे हार्ड्स आ ही जाएंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर के हाथ में है सारा। अब चलिए जो आप लोग थंबनेल में देखा था वो क्वेश्चन का समय वक्त हो चुका है, तो आज आप लोग का आई टेस्ट करेंगे। और आई टेस्ट जो अब मैं करूँगा उसका प्राइस 0 रुपया है ना। चलिए पैसा नहीं लेने वाला हूँ, आज मुफ्त में आप लोग आई टेस्ट कर दूंगा कि आप लोग का आई टेस्ट आई सही है या नहीं है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश डैश कलर्स। बोला जा रहा है कि अगर वर्णात्मकता से अगर कोई पीड़ित एक व्यक्ति है तो उसको जो है से किस कलर में अंतर करने में दिक्कत होता है, येलो ग्रीन में, रेड ग्रीन में, व्हाइट रेड में या फिर पिंक व्हाइट में। आप लोग को जानकर सच होगा कि जो फेसबुक का वैसा जो लोगो दिखता है वह जो मार्क जुकरबर्ग जो फाउंडर या सीईओ हैं फेसबुक का, वो ऐसा क्यों बनाया वैसा,
क्योंकि उनको भी जो है वह भी एक कलर ब्लाइंड पर्सन है। तो कलर ब्लाइंड पर्सन है जिसके चलते उसका जो है ब्लू कलर वगैरह वह लगा दिए हैं, रेड वगैरह और ग्रीन में उनको दिक्कत होता है। हमको लगता है आंसर मिल गया ना। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, जो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से जूझते हैं या बोल सकते हैं उससे सफ़र करते हैं, उनको रेड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होता है, डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होता है। यहाँ पे दो इमेज है। सबसे पहले तो आप लोग को एक सेकंड पॉज कीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो है क्या लिखा हुआ है ना, और उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो आई आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ आपका 74, कितना लिखा हुआ है 74 लिखा, 4 इस तरह का है, जिस तरह से है उसी तरह से लिख दिखाऊंगा। 74 लिखा हुआ है और इसमें आपका 16 यानी कि 16 लिखा हुआ है। किसका आई खराब है भाई, जाके चेकअप करा लीजिए। ठीक है, तो इसको पढ़ पा रहे हैं ना 74 और 16। चलिए कहीं मेरा तो खराब नहीं है, आप लोग बताइए कि मेरा तो खराब नहीं है, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा भी चेक करना है भाई। चलिए आंसर इसका बी हो गया ना। चलिए किस तरह से होता है याद रख लीजिएगा, रेड और आपका ग्रीन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, बोला जा रहा है कि आप जब भी आप लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके दौरान जो आप लोग को लाइट एनर्जी है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर रेडिएशन एनर्जी यानी कि विकिरण ऊर्जा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। तो आप लोग को पता होगा कि बहुत आप लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद वो जो भोजन होता है वह क्या होता है, भोजन या तो हम लोग यूज करता है या फिर जो है तो वहाँ पे स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में, तो वह एक केमिकल फॉर्म में वह हो जाता है, तो उसके लिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। फोटोसाइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। फोटोसाइंस में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो वाटर लेता है इन लोग वह कहाँ से, सॉरी ऑक्सीजन जो लेता है वह कहाँ से लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो उन लोग ऑक्सीजन लेता है वह वाटर से यानी कि H2O से लेता है, इसको आइडिया रखिएगा। ओके चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन में शायद टेस्ट ओवर में डाला हूँ और यह पता भी होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वह किस लाइट में सबसे ज़्यादा होता है और किस लाइट में सबसे कम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। बाकी चीज़ और याद रखें, केमिकल एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन वगैरह बन मिलता है, जैसे बैटरी वगैरह है, तो बैटरी वगैरह में कैसा एनर्जी होता है, तो वहाँ पे भी उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे नहीं कि बैटरी या सेल होता है, सेल समझते हैं ना, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स को आप लोग बैटरी बोलते हैं। तो जो वहाँ पे देखिए जो सेल होता है या बैटरी होता है उसमें केमिकल एनर्जी रहता है। बाकी एनर्जी जो है क्या है, एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क ना, इसको याद रखिएगा। पावर एनर्जी में रिलेशन भी होता है P=E/T। चलिए याद रख लीजिएगा। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, साइंटिस्ट का जूल होता है ना। चलिए 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है ना, 4.2 जूल होता है। एक मुझे ना एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं बताता हूँ कि 1 कैलोरी आखिर होता क्या है। पहले देखिएगा कि 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पे ना 4.2 जूल, या देखिएगा कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी को मैं डिफाइन कर देता हूँ ओरली ही, ध्यान समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई 1 ग्राम वाटर है, तो 1 ग्राम वाटर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है तो उसमें जितना एनर्जी लगता है उसको 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं, समझ गए। द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी एनर्जी। क्लियर, तो इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच एलिमेंट इज एसेंशियली नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं इससे कौन कौन जो है लोग इसमें फंसते हैं। अब फंसाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो तत्व है रक्त के थक्का जमने के लिए निर्णायक रूप से जरूरी होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, उसके बाद कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, उसका पोटेशियम का सिंबल होता है K और उसका जिंक का सिंबल होता है Zn। ओके, अब बताइए कि रक्त को थक्का जमने के लिए कौन सा एक एलिमेंट है, सारा तो मेटल ही है यहाँ पे, कौन सा एक एलिमेंट है जो इसेंशियली नेसेसरी है, यानी कि वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहिए ही चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? किसको माइंड में आ रहा है कि K को लगा दिया जाए? तो देखिए आपके साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने विटामिन K पढ़ के रखा है। तो आपने विटामिन K पढ़ा है तो वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में विटामिन K जो है हेल्प करता है। यहाँ पे आपसे एलिमेंट पूछा है तो यहाँ पे पोटेशियम का ना सिंबल K होता है, ना कि विटामिन K है यहाँ पे, समझ गया। तो इस तरह से लगता है मुझे कि कुछ लोग कंफ्यूज किए हैं, किए हैं या नहीं किए हैं, बताइए जरा। कंफ्यूज आप लोग ने इस बात को लेकर कंफ्यूज किया कि नहीं इस क्वेश्चन में या नहीं किया।
सही आंसर इसका बी हो जाएगा ना। कैल्शियम इसका सही आंसर है। ऐसे कैल्शियम में अगर ज़्यादा अंदर तक जाएँ तो C++ यानी कि C जो +2 होता है वह जो आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा जो इसेंशियली जो एलिमेंट होता है ब्लड क्लोटिंग में होता है। Ca+2 का एटॉमिक नंबर कितना हो, कोई बता सकता है? कैल्शियम का 20 होता है ना जी, कैल्शियम का 20 होता है। तो +2 कहने का क्या तात्पर्य है? +2 कहने का तात्पर्य है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो चुका है। तो Ca+2 का एटॉमिक नंबर अगर देखिएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। ओके, चलिए तो ध्यान रखिएगा। बाकी मैग्नीशियम अगर आप लोग देख लीजिएगा, यह जो होता है आपको पत्ती में पाया जाता है, जिसके वह ग्रीन कलर का होता है। ऐसे क्लोरोफिल वगैरह में पाया जाता है तो ग्रीन होता है, बाकी ब्लड रेड होता है आयरन के चलते। ये सब कुछ कुछ देख लीजिएगा। पोटेशियम आप लोग देखने को मिलता है, पोटेशियम और सोडियम। ये तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, पोटेशियम और जो सोडियम है फर्स्ट और सेकंड मोस्ट जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसमें आते हैं। जिंक वगैरह यूज आप लोग एसआद लेवल यानी कि गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं ना। चलिए आंसर इज बी, ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बोला जा रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। सबसे पहले तो मैं कुछ आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपका पूरा बोर्ड, जितना भी ग्लैंड वगैरह उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड यही है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड यही है, लेकिन इसको फिर भी आप लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो इतना भी ग्लैंड होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम यही करता है, नियंत्रित करने का काम यही करता है। तो इसका जो है जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है उसका लार्जेस्ट पार्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका बी ना। एंटेरियर लोब नहीं, फ्रंटियर लोब होगा, पोस्टीरियर लोब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो फ्रंटल लोब देखने को मिल रहा है वह जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसका वेट 0.5 ग्राम होता है और यह सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो वहाँ पर चर्चा किया था, जो लीवर वगैरह होता है वो भी एक ग्लैंड ही है, क्योंकि बाइल जिसको सेक्रेट करता है। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड आपका होता है, उसका वेट 1.5 kg है। अब ये स्मॉलेस्ट है जो कि सिर्फ 1.5 ग्राम है। बात समझ में आ रही है? kg नहीं है, ग्राम है। चलिए आंसर इज बी, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन 14, RH फैक्टर इज अ टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो RH फैक्टर है वह किसका एक प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या स्टार्च। सही आंसर इसका बी होगा। यह जो RH फैक्टर देखने को मिलेगा यह प्रोटीन होता है मेनली रूप से। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आखिर यह RH फैक्टर ब्लड में करता क्या है। तो मान लेते हैं कोई ब्लड ग्रुप है, ए है, AB या कोई भी मान लीजिए आप लोग, AB ब्लड ग्रुप, O मान लीजिए। तो ये सब जो आप लोग देखने को मिल रहा है ब्लड, तो अगर इस सब में RH फैक्टर मौजूद है, ध्यान दीजिए, अगर इसमें RH फैक्टर मौजूद है, इसमें भी RH फैक्टर पाया जा रहा है, इसमें भी RH फैक्टर अगर है, तो सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर किसी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर मौजूद है तब समझिए कि वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वह ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इट मीन्स दैट यू कैन से दैट RH फैक्टर डिटरमाइन द पॉजिटिव एंड निगेटिव ब्लड ग्रुप टाइप। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप टाइप को यह पता करता है। समझ चुके होंगे इस चीज़ को। बाकी एक चीज़ मैं आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो O पॉजिटिव होता है वह मोस्ट कॉमन टाइप होता है। पूरा वर्ल्ड में देखिएगा तो सबसे कॉमन ब्लड है वह आप लोग को देखने को मिलेगा O पॉजिटिव ही है। और पूरा जो जनसंख्या है, रेड क्रॉस के डेटा के अनुसार 38% पॉपुलेशन जो है उसमें O पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मेरा ये ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव ही है। ओके, चलिए। लेकिन O पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है, O निगेटिव जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB जो ब्लड होता है वह जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो कुछ कुछ आप लोग आइडिया रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा सारा चीज़ को। RH फैक्टर आखिर क्या होता है और यह किसके लिए कार्य करता है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। आपसे बोला जा रहा है कि जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वह कौन होता है, सोचने में कौन सा कार्य करता है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन या फिर बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर ब्रेन। जो अग्र मस्तिष्क होता है, हिंदी में बताता हूँ, जो अग्र मस्तिष्क होता है वही जो है सोचने के कार्य में काम आता है। तो इसको याद रखिएगा। 3 पार्ट होता है। हिंड ब्रेन जो होता है ना, हिंड ब्रेन आपको देखने को मिला, वह सबसे लोअर पार्ट होता है। तो जो आप लोग मेडुला ऑब्लांगेटा देखते हैं, जो सेरेब्रम देखते हैं आप लोग, तो जो सेरेब्रम जो आप लोग देखते हैं वे सब जो है आपको जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन, उसी का यह पार्ट होता है ना। ओके, तो फोर ब्रेन तो आप लोग पता होगा, जो अग्र मस्तिष्क सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मिड बीच में होता है, और हिंड ब्रेन जो होता है लोअर पार्ट, मतलब लोवेस्ट पार्ट होता है, आप लोग ये बोल सकते हैं। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेब्रम इसका पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। चलिए, आंसर थिंकिंग करने के लिए कौन सा कार्य करता है, ये जो करता है फोर ब्रेन। अच्छा, टेम्परेचर वगैरह को बॉडी में रेगुलेट करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट कार्य करता है, आप लोग बताइए।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे और उसका अब क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर देख लीजिए आप। विच टिश्यू या टिश्यूज ऑफ ह्यूमन डज और डू नॉट टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बोला जा रहा है कि वह कौन सा टिश्यू या ऊतक बोल सकते हैं कि शरीर से रक्त नहीं लेता है। तो देखिए आपका बॉडी में दो ऐसा अंग है, नाखून और कॉर्निया। क्या है? नाखून और कॉर्निया है, जो कि आपका बॉडी से खून नहीं लेता है। तो नाखून में ना लगे यानी किसी के पास खून नहीं है, कॉर्निया में भी जो है से खून नहीं होता है। अब आप लोगों को कॉर्निया दिखाता हूँ, नाखून तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हाथ खोल लीजिए, देख लीजिए। तो कॉर्निया आप लोग को दिखाता हूँ, कॉर्निया आखिर होता क्या है। तो इस तरह से आप लोग कॉर्निया आई का यह पार्ट है, देख लीजिएगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये आप लोग को कॉर्निया देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट ना, इसको याद रखिएगा। तो यही कॉर्निया आप लोग को देखने को मिलता है। चलिए, और जो आई आप लोग डोनेशन करते हैं वह उसमें कॉर्निया ही जैसे डोनेट किया जाता है ना, इसी याद रख लीजिएगा। बाकी इसका अगर पूछे कि आँख का जो कलर्ड पार्ट होता है वह कौन होता है, तो वह आइरिस होता है ना। क्या होता है? आइरिस होता है। और आइरिस जो होता है इसे क्या करता है, आँख में कितना लाइट है से इंटर करना है, यही आइरिस जो है से इसको रेगुलेट करता है ना। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाई आइरिस। चलिए, आंसर समझ चुके होंगे आप लोग, नाखून और आंसर कॉर्निया होगा। तो आशा है आज के क्लास से आप लोगों ने जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है और आगे बढ़ाने लायक लगता है और लाइक करने के लायक लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। एजुकेशनल मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम।